ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी। नमस्कार। आकाशवाणी के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 11 साल पूरे किए हैं और इन 11 साल की उपलब्धियों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरेन रिजिजू। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मंत्री जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि मोदी सरकार की इन 11 साल की उपलब्धियों के बारे में जो कुछ अचीव किया है, आप इसे कैसे देखते हैं? 11 साल एक अच्छा समय है अपना उपलब्धि बताने के लिए। हम तीसरे कार्यकाल पूरे करने के लिए अभी हमारे पास 4 साल और बाकी हैं। 11 साल पूरे हो गए हैं और 11 सालों में हमारा देश का परिस्थिति हम जब देखेंगे 11 साल पहले क्या थे और आज क्या है, उसमें एक तरीके से बहुत बड़ा उछाल आया है। अब इसको बारीकी से एक एक सेक्टर वाइज बताना तो मुश्किल है क्योंकि बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर हम संक्षेप में बताएं तो आत्मनिर्भरता के दृष्टि में हम बहुत बड़ा उछाल लाए हैं। 10 साल पहले हम तो संसद में तो पहले थे, विपक्ष में हम थे, तो हम तो बहुत करीबी से देखा है। हम सब कुछ बाहर के देशों से निर्भर करते थे। आज हम कई चीजों में आत्मनिर्भर हो गए हैं। एक दो क्रिटिकल एरिया है जहां बाकी है, बाकी में तो हम बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट मोड में आ गए हैं। तीसरा तो जो स्पीड स्केल है, जिस तेजी से हम काम करते हैं और जिस स्केल में हम काम करते हैं, वो विश्व स्तर में किसी के साथ में भी तुलना कर सकते। और अगर हम एक फिजिकल दृष्टि से देखें कि क्या अचीवमेंट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हम वर्ल्ड क्लास तो प्राप्त कर चुके हैं। बिल्कुल। अब हम वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी 11 साल पहले हम दिल्ली में कोई बिल्डिंग, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है क्या जिसके साथ हम बैठ के फोटो खींच सकते हैं? हमारे पास सीमित 2-3 जगह थे फोटो खींचने के लिए। या कुतुब मीनार जाओ जी, या लाल किले, या बहाई टेम्पल है, बिल्कुल, या इंडिया गेट है, या हमारे राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक। ये तो 2-4 बिल्डिंग हैं जो आजादी से पहले बने। अब बहाई टेम्पल को छोड़ के जी, सारे के सारे पुराने स्ट्रक्चर है। अंग्रेजों के समय में बना है या मुगलों के समय में या उससे पहले बना। आप सोच के देखिए जी। बिल्कुल। 47 के बाद हमारे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर नहीं था दिल्ली में जिसको राजधानी में लोग फोटो खींच सके। तो हमने कर क्या रहे थे इतने सालों तक? 10 सालों में अब ये सामने में देखिए वार मेमोरियल बन गए हैं। इतना खूबसूरत वार मेमोरियल, मैंने दुनिया में कई वार मेमोरियल्स देखे, सबसे खूबसूरत में से एक ये हमारे बने हैं। पुलिस मेमोरियल देखिए चाणक्यपुरी में, इतना खूबसूरत शानदार पुलिस मेमोरियल बने हैं। कर्तव्य पथ का पूरा रूप बदल चुके हैं। अब यशोभूमि को देखिए या हमारा भारत मंडपम देखिए। अब जो बाकी स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, यहाँ सेक्रेटरिएट बिल्डिंग वगैरह जो बनने वाले हैं, ये सारे चीज आप देखेंगे ये तो अभी कुछ सालों में बने हैं। अब लोग जाकर के फोटो खींचने में भी मजा आता है कि चलो ये हमारे समय में ये बने हैं। जो उछाल आया है ये सिर्फ दिल्ली का नहीं है जी। आप अगर किसी राज्य में चले जाइए, वहां भी बन रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे अरुणाचल में एक जगह है मोरकोंग सेलेक। अंग्रेजों ने वहां तक रेलवे लाइन पहुंचाया। अंग्रेज जाने के बाद 1 मीटर भी उसको आगे हम लोग नहीं बढ़ा पाया था, और ना ही वो जो ट्रेन का पटरी है उसको हम एक्सपांड कर पाया। वो मीटर गेज ही चल रहे थे। अब मोदी जी आने के बाद वो कई किलोमीटर अब आगे चल रहे हैं वो सब। तो हाईवे में अब बॉर्डर के आसपास तक पूरा नेशनल हाईवे दौड़ रहा है। अब बुलेट ट्रेन का भी उद्घाटन का बहुत जल्द समय आने वाला है। वर्ल्ड में सबसे तेजी चीन के साथ हम मुकाबला कर रहे हैं। सबसे तेजी से हम यहाँ नेशनल हाईवे बन रहा है, रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। जिस जगह में लोगों को सिर्फ हवाई जहाज सिर्फ दूर से देखने का नसीब होता था, आज वहाँ हवाई जहाज उतरते हैं। लोग हवाई चप्पल पहन करके आज हवाई अड्डे में जाते हैं और हवाई जहाज में चढ़ते हैं। तो ये बदलाव 11 सालों में हुआ। ऐसे नहीं, मैं नहीं कह रहा कि पहले कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो लगभग 70 सालों में जो हुआ है और पिछले कुछ सालों में जो हुआ है, खास करके मोदी जी आने के बाद हमारे सरकार जब बने, उसमें जो उछल आया, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अब हम विश्व में सीना तान के हम कह सकते हैं कि हम एक उभरता हुआ शक्ति है। अगर आपकी मिनिस्ट्रीज की बात करें तो आज ही आपने वक्फ उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है।
और ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो अप्रैल में संसद ने पारित किया था, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो अब पोर्टल के बारे में हम आपसे थोड़ी जानकारी जानना चाहेंगे कि इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या फायदे हैं। देखिए, जब हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाए थे, मैं मानता हूं कि आजाद भारत का सबसे बड़ा रिफॉर्म्स में से एक है, क्योंकि लोग इसको इतना नहीं समझेंगे जब तक आप अहमियत कर नहीं समझेंगे। हमारे देश में लगभग 9,70,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। लेकिन उन प्रॉपर्टियों के बाहर में आप लोगों को भीख मांगते हुए नजर आएंगे। यतीम बच्चे, मुसलमान महिला, वृद्ध महिला, उसका वक्फ प्रॉपर्टी से कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो हमने ये तय किया कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी हमारा देश में मौजूद है, हमारा देश के लिए काम में आना चाहिए। हमने ये पाया कि कुछ चंद लोग सारा प्रॉपर्टियों को कब्जा करके अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे थे, गलत तरीके से छुपा के। लोगों के लिए तो काम नहीं आ रहा था, 5% भी भला नहीं हो रहा था आम आदमियों के लिए। तो जब मोदी जी ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी को प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए हमको कदम उठाना चाहिए, तब जाकर के ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाए। और इसमें जब ये पार्लियामेंट में पास हुआ तो आपको तो मालूम है जी। कि हमारे संसदीय इतिहास में सबसे लंबी चर्चा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पे हुई। रिकॉर्ड राज्यसभा में 17 घंटे 2 मिनट और लोकसभा में लगभग 15.5 घंटे। इतना लंबी चर्चा किसी बिल पे आज तक नहीं हुआ। हमने व्यापक रूप से सबके साथ बातचीत करके चर्चा करके लाए। और आज जब पोर्टल लॉन्च किया तो मैं तो मंत्रालय का प्रमुख होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है कि ये काम जल्दी करें। तो फिर संतुष्टि का भाव तो आता ही है, मंत्री होने के नाते मेरा जिम्मेदारी है। तो अच्छा काम करने से तो उसका एक भाव तो होता है कि हमने कुछ अचीव किया है। तो आज जब हमने पोर्टल लॉन्च किया तो इसका नाम है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। और ये उम्मीद है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एफिशिएंसी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट का जो थीम के साथ काम कर रहे हैं। इसमें देश में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है आज तक जो रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, आइडेंटिफाइड है, उसका आज से जितना मुतवलीस है उनको कहा गया कि पोर्टल पे अपलोड करना शुरू कर देंगे। और 6 महीने का वक्त हमने दिया है, 6 महीने में वो अपलोड करेंगे। जो नए प्रॉपर्टीज बनेंगे उसका तो अपलोड करना ही है, पुराने को भी करना है। तो हमारे पास व्यापक एक डेटा बैंक रह जाएगा। और ये सिर्फ फिगर के लिए नहीं है कि अपलोड किया सिर्फ प्रॉपर्टी गिनती करना, ये नहीं है। ये एक लाइवली पोर्टल है जहां मुतवलीस इसको अपलोड करने के बाद उनका सारा डिटेलिंग करके फिर मैनेजमेंट के बारे में भी, इसको कहाँ इस्तेमाल कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका जो बेनिफिशियरी कौन है। जैसे हमारा जो टारगेट है कि महिला जी, बच्चे, यतीम बच्चे और डिवोर्सी, विडो, ये जो हमारे ये जो टारगेट है, इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलने के लिए जो मैनेजमेंट है इसका भी हम इस पोर्टल से जांच पड़ताल करते रहेंगे। तो मैं मानता हूं कि आज उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च करने के साथ साथ हमने गाड़ी का पहिया को दौड़ा दिया है। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करके एक्ट बनने के बाद सबसे बड़ा कदम आज से शुरू। इसके साथ साथ हम पैरेलली इसका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी कर रहे हैं। तो अभी रूल ड्राफ्ट कर रहे हैं, वो भी तुरंत हो जाएगा। और हम देश भर में सारा राज्य सरकारों से और जो वक्फ बोर्ड्स है उनसे अपील किया है कि सब आकर के एक टीम जैसे काम करे और हम बहुत जल्द इसका नतीजा भी लोगों को दिखाएंगे। जो ये पोर्टल लॉन्च हुआ है उसके जरिए आपको क्या लगता है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज, जैसे आपने कहा मैनेजमेंट की बात की, तो जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मैनेजमेंट में वो कितने हद तक सुनिश्चित होगी? इसमें ट्रांसपेरेंसी का सबसे पहला पैमाना है कि इसका गलत तरीके से दुरुपयोग ना हो। ये तभी होगा जब डिजिटलाइज होगा। अब ये डिजिटल फॉर्मेट में आने के बाद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग होगा और हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का एक ऑफिसर के देख रेख में पूरा सेंट्रलाइज पोर्टल का मॉनिटरिंग होगा। फिर स्टेट में भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर इसको तय किया गया। तो इसमें कोई छुपा के काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि डिजिटल मामले में मोदी जी अगर यहाँ से एक बटन दबाते हैं, करोड़ों किसानों का पॉकेट में, उनके अकाउंट में पैसा जाते हैं। तो ये वक्फ मैनेजमेंट को तो हम और भी तेजी से करना है, क्योंकि ये तो बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी है। इसका मैनेजमेंट तो ट्रांसपेरेंट तरीके से तो चलाना ही पड़ेगा। कोई मुतावली और कोई समाज के जो तथ्य है वो इसको अब छुपा नहीं सकते, गलत काम छुपा नहीं सकते। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोता, जो मंत्री जी ने भी हमें वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में बताया, उम्मीद पोर्टल के बारे में बताया, उसके बाद जो लोगों के दिमाग में इस बिल को लेकर, इस एक्ट को लेकर बहुत मिसकंसेप्शंस थी, क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रावधान है, तो वो काफी हद तक मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं के ये जो मिसकंसेप्शंस थी वो क्लियर हो गई होंगी। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक और आपने पिछले साल लॉन्च किया था जो हज
सुविधा ऐप 2.0, क्योंकि हज मुस्लिम समुदाय उनकी आस्था का एक बहुत अहम पहलू है। तो इसके जो फीचर्स है इसमें, जो आपकी फ्लाइट डिटेल्स हैं, मेडिकल हिस्ट्री है, काफी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो यूजर्स के लिए बेनिफिशियल है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो हज सुविधा 2.0 ऐप लॉन्च हुआ है, यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना कारगर है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी इंडिया के बॉर्डर्स के परे इतना बड़ा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन करना बहुत ही अहम बात है। किस हद तक इस ऐप ने इसका स्ट्रीमलाइन किया है? देखिए, जब अल्पसंख्यक मंत्रालय का पदभार मुझे सौंपा गया तो सबसे पहले मैंने हर पहलू को देखने शुरू किया। हज के मामले में मैंने ये पाया कि हमारा देश से इतनी बड़ी संख्या में हज के लिए जाते हैं और ज्यादातर गरीब लोग होते हैं, और हज में कोटा मिलना और हज के लिए जाने का मौका मिलना ये किस्मत की बात है। जो पैसे वाले हैं वो तो हज कमेटी ऑफ इंडिया का थ्रू से नहीं जाते हैं, वो हमारा टूर ऑपरेटर के माध्यम से जाता है। आपका जानकारी के लिए हमारा 70% कोटा जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया को देते हैं और 30% प्राइवेट ऑपरेटर्स को देते हैं। ये सब देश ऐसे करते हैं। जो लोग अर्जेंटली वो जो कोर 5 दिन हज के लिए जाना होता है उनका तो देख रेख कर देंगे जो ऑपरेटर जी, पैसे थोड़ा ज्यादा देता है तो उसका सुविधा ज्यादा मिलता है। लेकिन जो गरीब हाजी है वो दूर दराज से आते हैं, उसको पता ही नहीं पहले तो वो टर्मिनल पॉइंट कहाँ से फ्लाइट पकड़ना है, वहां आना, उसको वहां कैसे पहुंचना, फिर यहाँ से सऊदी अरब कैसे पहुंचना, फिर सऊदी अरब में 45 दिन गर्मियों में 55 डिग्री सेल्सियस का डिग्री टेम्परेचर में इतना पैदल चलना पड़ता है। तो हमने सोचा कि पिछली बार 208 लोगों के जाने गए हज के दौरान, हिंदुस्तानियों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पूरे मिलाकर के तो हजारों में है। तो 208 लाइव्स वेयर लॉस्ट। तो इसको बंद करने के लिए सबसे पहले हमारा टारगेट था हेल्थ। वृद्ध महिलाएं विशेष करके उनका, क्योंकि इतना पैदल चलते चलते पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं और बीमार है शरीर में, तो फिर ग्रस्त हो जाते हैं और जान चले जाते हैं। उनको हेल्थ सुविधा का पहले तो जानकारी और उसको समय पर हेल्थ का अवेयरनेस और दवाई पानी और ट्रीटमेंट कैसे मिलना चाहिए, वो हमने एक प्रक्रिया शुरू किया। सिक्योरिटी की दृष्टि से कि कोई फंस ना जाए, गलत तरीके से कहीं फंस ना जाए, उसका पूरा इंफॉर्मेशन हमने हज सुविधा ऐप में लगाया। फिर गांव से लेकर के उनके टर्मिनल पॉइंट तक, इमिग्रेशन पॉइंट जहां है, जहां से एम्बार्केशन करते हैं वहां तक का पूरा इंफॉर्मेशन। फिर हज शुरू करने से पहले उनको फिटनेस का जानकारी, क्योंकि इतना पैदल चलना पड़ता है, आप जानते हैं, मक्का में, फिर मदीना में, फिर मीना से, अराफत से लेकर काबा से जो पैदल चलना पड़ता है, और इतना गर्मियों में, ये लोग तो आस्था का प्रति इतना डूबा होता है कि वो तो करते हैं, लेकिन करते करते कम से कम शरीर तो ठीक रहे। तो सारा इंफॉर्मेशन वगैरह हमने सुविधा ऐप में दिया है। प्लस उसमें सारा इंफॉर्मेशन, कोई खो ना जाए, कोई बिछड़ ना जाए, वहाँ एकोमोडेशन का, बस कहाँ से चढ़ना है, कहाँ उतरना है, रहने का कहाँ है, टॉयलेट व्यवस्था, पानी का, ये सारा डिटेलिंग हमने पूरा हज सुविधा ऐप में डलवा दिया। अब मेरे ख्याल से इस बार हम तो उम्मीद करता है कि सब लोग सही सलामत हज पूरा करके लौटेंगे। अगर हम बाकी माइनॉरिटीज की बात करें तो आपकी मिनिस्ट्री ने, जैसे बाकी माइनॉरिटीज हैं, पारसी हैं, जैन है, बौद्ध है, तो काफी कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें जियो पारसी है, बौद्ध डेवलपमेंट प्लान है, जैन कम्युनिटी के लिए भी काफी काम किया गया। तो इनके बारे में अगर हमें कुछ बताना चाहिए। देखिए, एक तो मैं आपको राजनीतिक लगेगा सुनने में, मगर मैं हकीकत बयान करता हूँ। हमारा देश में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो नोटिफाइड है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम का है। तो पहले में लोग सोचते थे कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री मतलब ये मुस्लिम अफेयर्स है, लोग ऐसे सोचते थे। कई लोग देखते थे कि ये तो मुसलमानों के लिए मंत्रालय बनाया गया, जबकि ये सारा माइनॉरिटीज के लिए जी। हमने क्या किया कि मुसलमानों के लिए तो करना ही है, वो तो जैसे हर माइनॉरिटी करते हैं वो तो करना ही है, लेकिन बाकी जो माइनॉरिटी है उनके लिए भी विशेष ध्यान देना शुरू किया। जैसे बौद्ध के लिए हमने बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्लान करके, क्योंकि ये बुद्ध का देश है जी, पुराने बुद्ध का जितना भी जो जुड़े हुए आस्थाएं का वो जो जगह है, और साथ साथ में नया जो मोनेस्ट्री, टेम्पल्स वगैरह जो खोले गए हैं, और उनके साथ साथ उनको स्किलिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मॉडर्न एजुकेशन के लिए, तो इस तरीके से कई चीजों को हम समावित करके बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्लान एक को चला है, जिसमें काफी हद तक मैंने देखा है कि काम शुरू हो गए हैं। उसी प्रकार से जैन के लिए भी उनका जितना हेरिटेज सेंटर वगैरह है, और ईसाई के लिए भी एजुकेशन हेल्थ केयर सेंटर बनाने में, और जियो पारसी करके एक स्कीम जो चला है सिर्फ पारसी के लिए। अब पारसी तो
52,000 बच गए हमारे देश में, अब लुप्त हो जाएंगे ऐसा अगर कुछ नहीं करेंगे तो। और पारसी में जो सिस्टम है बहुत रिजिड है, बाहर शादी नहीं करते, बाहर जाते तो उसको पारसी नहीं मानते। तो सिकोड़ते सिकोड़ते सिर्फ इतना बड़ा देश में 52,000 पारसी बच गए हैं, और वो भी और कम होते जा रहे हैं। तो हमने जियो पारसी लॉन्च किया ताकि उसका रिप्रोडक्टिव जो तरीका है उसमें हम इजाफा कैसे करें, और काफी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया। मैंने खुद मुंबई में जाकर के पारसी कम्युनिटी के साथ बैठ करके ये कार्यक्रम लॉन्च किया, और वहाँ मैंने पाया कि पारसी लोग अब समझने लगा है कि सरकार उनके लिए कदम उठा रहे हैं, तो वो खुद भी ऐसा चीज करना चाहिए ताकि पारसियों का संख्या बढ़े। 52,000 तो बहुत छोटा है हमारे देश का दृष्टि से, इसलिए इस तरह का जो टारगेटेड स्कीम हमने चलाया, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। 52,000 तो क्या है, वो तो एक एमएलए भी नहीं बना सकते हैं, इतना छोटा कम्युनिटी है। लेकिन हम राजनीतिक दृष्टि से नहीं सोचते हुए हमने राष्ट्र नीति को एक परिदृष्टा डालते हुए हमने सोचा कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, हमारे लिए सबका साथ सबका विकास मंत्र को आगे ले जाना है, इसलिए हम छोटे छोटे समुदाय के बीच में भी जा रहे हैं। आपने भी बात की सबका साथ सबका विकास, मोदी सरकार का यही मंत्र है, और अगर इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है तो जरूरी है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के समान अवसर मिले। तो इन अवसरों को देने के लिए जो माइनॉरिटी अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसने काफी स्कीम्स शुरू की है। मैं दो पर्टिकुलर स्कीम्स के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। एक है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम और एक है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी कि पीएम विकास। तो मुझे लगता है कि ये दोनों काफी अहम स्कीम्स हैं, इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? पीएमजेवीके जो है, प्रधानमंत्री जन विकास योजना, ये हो गया हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की। हम करोड़ों पैसा उसमें हमने ऑलरेडी लागत किए हैं और काम भी चल रहा है, उद्घाटन भी हो रहे हैं, बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसमें हमने टारगेटेड एक अप्रोच रखा है, बेसिकली गैप फंडिंग जैसे, क्योंकि बाकी मंत्रालय तो काम कर ही रहा है। जी बिल्कुल। हमारे जितना भी भारत सरकार के जो स्कीम वो तो सबके लिए है, कोई धर्म जाति तो देखता नहीं है, सबके लिए है। जो एससी एसटी ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन वगैरह जो है वो तो है जी, लेकिन जो यूनिवर्सल स्कीम है वो तो सबके लिए है। उसमें भी हमने टारगेटेड माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए गैप फंडिंग की दृष्टि से ये स्कीम चलाए। तो प्रधानमंत्री जन विकास योजना में खास करके जैसे शिक्षा के दृष्टि में हमको लगता है कि कहीं हमको विशेष फंडिंग करना चाहिए, जैसे बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, स्किल सेंटर, या किसी के लिए हम वर्किंग वुमेन हॉस्टल अलग से बनाने का आवश्यकता है क्या। इवन स्पोर्ट्स के लिए भी, इवन पानी पीने के लिए भी अगर कोई व्यवस्था अलग से खड़ा करना है, उसके लिए हम गैप फंडिंग करते हैं। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये हमारा एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जन विकास योजना जो है। फिर उसके अलावा जो हमारा जो दूसरा स्कीम है स्किलिंग के दृष्टि से, और बेसिक हम उसमें एक जो कमजोर वर्ग माइनॉरिटी के अंदर में भी हम जो पीछे रह गई है उसके लिए हम टारगेटेड चला रहे हैं। तो अभी हमने जैसे दिल्ली में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ बैठ करके हमने स्किलिंग का कार्यक्रम को लॉन्च किया। 31,000 से भी ज्यादा युवाओं को हम स्किल ट्रेनिंग देकर, उसके लिए जो स्टाइपेंड है वो भी हमारा मंत्रालय से दे रहे हैं। जी, आपने क्योंकि स्किलिंग की बात की, तो जो मोदी गवर्नमेंट का जो फोकस है वो, जैसा आपने खुद कहा कि ना सिर्फ माइनॉरिटीज, पूरे यूनिवर्सल भी और माइनॉरिटीज के लिए भी स्किलिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी काफी फोकस रहा है। तो अगर हम इन दोनों चीजों के मद्देनजर देखें तो जो नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इस पर्टिकुलर एम को आगे बढ़ाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है? हमारे मंत्रालय में नेशनल माइनॉरिटीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सबसे मुख्य हमारा बॉडी है। अब ये एक फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तो ये टारगेटेड बेनिफिशियरीज को ये स्कीम्स देते हैं, लोन्स देते हैं, सपोर्ट करते हैं। और हर स्टेट में हमारा चैनलाइजिंग एजेंसीज है, वहाँ बैंक्स है और अन्य संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको हमने टारगेट करके आइडेंटिफाई किया, फिर एमओयू साइन करते। काफी लोगों से एमओयू साइन किया, मैं खुद जाकर के भी देखा हूँ। अब इनके माध्यम से हमने जितना स्कीम लॉन्च किए हैं, बेनिफिशियरी लोगों से भी मैंने बात, बहुत बेनिफिशियरीज हमको धन्यवाद भी दिया है कि मोदी जी का सरकार ने ये कदम उठाया, इसलिए जिंदगी बदल गया है। आप एक और मिनिस्ट्री के इंचार्ज हैं, तो संसद की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आपका मंत्रालय ये कैसे इंश्योर कर रहा है? किस तरह के कदम उठाए गए हैं, क्या पहल की गई हैं कि संसद की पार्लियामेंट की कार्यवाही जो है वो स्मूथली चले? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझना होगा, कोई भी देश का जो संसदीय परंपरा है जी, उसका अपना एक रूपरेखा होता है, अपना एक कैरेक्टर होता है। हमारा देश का भी एक कैरेक्टर है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हम लोग ज्यादा बात करते हैं, वैसे भी इंडियंस जो बात करने में अच्छे लगते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं और संसद में भी बहुत बातें होते हैं, तो हंगामा होता है,
जी। और लोग मुझे पूछते हैं कि संसद में इतना हंगामा होता है, कैसे लगता है? मैंने बोला तो ये दर्शाता है कि हमारा लोकतंत्र जीवंत है। बिल्कुल। संसद में हंगामा नहीं होगा तो कहाँ होगा? विरोध होना, पक्ष विपक्ष, ये संसदीय परंपरा का हिस्सा है। इसमें हमको किस तरीके से उसको आगे ले जाना है और ज्यादा काम निकालना है, विषय ये है। मेरा जो अनुभव है, मैं 2004 से हूँ संसद में। इस सरकार का जो तीसरे कार्यकाल में जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो हाईएस्ट हुए। नंबर्स ऑफ आवर्स आप बोलो, नंबर्स ऑफ बिल्स पास, नंबर्स ऑफ आवर्स डिस्कशन, या जो पार्टिसिपेशन, एमपीज का टोटल पार्टिसिपेशन, हर दृष्टि से हमने रिकॉर्ड तोड़ा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी। और अगर पार्लियामेंट में डिबेट का स्तर को और थोड़ा सा बढ़ाना है तो हम जो लोकतंत्र परंपरा है, लोकतांत्रिक परंपरा मतलब रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस, इसको पालन करना होगा। इसका अवहेलना नहीं कर सकते। अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री वैल्यूज को नहीं समझेंगे जी। तो फिर हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। पार्लियामेंट बिल्डिंग, पार्लियामेंट सदन को हम स्ट्रीट नहीं बना सकते हैं। वहाँ कायदे से सबको अपना बात रखना होता है और फिर उसके तरीके से सरकार आगे काम करते हैं। मैं आज तक जितना बिल बिजनेस लेके आता हूँ, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री का ड्यूटी ये होता है कि जी। कोऑर्डिनेशन करते हुए बिजनेस हम लेके आए। जी। संचालन स्पीकर करते हैं, चेयरमैन करते हैं, लेकिन बिजनेस सरकार चलाते हैं, सरकार लेके आते हैं। तो विपक्ष के लोगों से भी मेरा बहुत अच्छा संबंध है। वहाँ कभी तू मैं होता है तो लोगों को ऐसे लगेगा कि संबंध खराब है। फिर घर में आते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन संसद में बहस जो है कभी कभी बहुत गर्म हो जाते हैं। तो क्या है, मैं देखता हूँ आजकल डिजिटल टीवी आने की वजह से सब एमपी को लगता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। और लगना चाहिए कि वो बहुत ताकत से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से और प्रखर रूप से बोलते हैं, इफेक्टिव ऑरेटर हिसाब से वो वहाँ काम कर रहे हैं, तो वो लगना चाहिए। जी। तो इसके चलते कभी कभी थोड़ा ज्यादा गर्मा गर्म हो जाते हैं और थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि पार्लियामेंट में इतना हंगामा क्यों होते हैं। ये मैं मानता हूँ जरूर होता है, मगर फिर हम लोग संभाल लेते हैं। ओवरऑल मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि इंडियन डेमोक्रेसी हैज बिकम ए बेंचमार्क, जी। बिकॉज आई हैव इंटरेक्टेड विद मेनी फॉरेन डेलीगेशन। मैं विदेशों में भी कई पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में भी गए हूँ। जब मैं विपक्ष में थे तब भी एज ए पार्लियामेंट्री डेलीगेशन कैसा होता था देखता था, और आज मंत्री के रूप में भी मैं देखता हूँ। तो हमारा देश का पार्लियामेंट का व्यवस्था दुनिया में अग्रिम पंक्ति में हम देखते हैं, और कई देश हमारे यहाँ आकर के हमसे एक्सपीरियंस सीखते हैं और शेयर भी करते हैं। कुछ देश तो हमसे ज़्यादा पुराना पार्लियामेंट है, जी। लेकिन हमारा ज़्यादा अच्छा चलता है, ऐसा भी बहुत लोगों का कहना है। आप क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, आपने विरोध की बात की, आपने कहा कि बहस होती है, आवाज उठती है, आपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की एक जो बात की, तो इस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशंस दुनिया भर में इस वक्त कई हिस्सों में गई हैं, तो वुड यू से दैट इज अ टेस्टामेंट टू द वाइब्रेंसी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कि इतने विरोधाभास होते हैं, पार्लियामेंट में इतनी बहस होती है ऑपोजिशन पार्टीज के साथ, उसके बावजूद इस नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे सब पार्टी, सब राजनीतिक दल एक साथ आकर मिलकर आए हैं और हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल फोरम पे। बिल्कुल, आपने सही एक बॉटम लाइन जो बोला है कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का अच्छा दृश्य देखने को मिला है। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तुरंत अगले दिन हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके सबको ब्रीफ किया, और जब घटना हुई थी पहलगाम में तो भी हमने ऑल पार्टी बुला करके जानकारी दिया। और जब ऑपरेशन सिंदूर को चला के एक उसका बीच में रुकावट हो गया तो प्रधानमंत्री जी का विचार से हमने ऑल पार्टी डेलीगेशन का एक गठन किया, 7 ग्रुप बनाए, और उसमें 4 ग्रुप का नेतृत्व एनडीए पार्टी के नेता और 3 ग्रुप के नेतृत्व विपक्ष के ओर से करने का हमने चयन किया। बहुत अच्छा हमको रिपोर्ट मिला है, और सबसे खूबसूरत जैसा आपने भी कहा है, एक आवाज में सबने कहा, जो सरकार का देश का पक्ष है वही पक्ष हर एक सांसद ने किसी पार्टी का भी हो वहां रखा है। मैंने सारे पार्टी के नेताओं से बात किया, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष, हर पार्टी का राष्ट्रीय नेता से मैंने खुद बात किया और सबसे मेंबर्स भेजे हैं, और अब लगभग सब पहुंच गए हैं। अभी एक बाकी है, छठा भी शायद आज पहुंच गए। अब एक जो अमेरिका, लैटिन अमेरिका जो टीम है
वो भी कल परसों तक वापस आ जाएंगे। तो लगभग मिशन जो है अकम्प्लिश्ड रहा है, ऐसा अभी मुझे दिखाई दिया है। अगर हम यूथ की बात करें तो हमारे किसी भी देश का भविष्य जो है वो यूथ है, तो यूथ को और जो सिटीजन्स एंड नागरिक हैं उनको डेमोक्रेटिक वैल्यू उनमें विकसित करने के लिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की किस तरह की पहल हो रही है? हमने तो देखिए बहुत पहले से पार्लियामेंट्री काम में मैं बहुत रुचि रखता था। 2008 में मुझे बेस्ट यंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड भी दिए थे। वो सरकारी अवार्ड नहीं था, मीडिया के लोगों ने बैठ करके तय किया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटरवेंशन होता था मेरा पार्लियामेंट में, मुझे ये अवार्ड भी दिया था। तो जब मैं संसदीय कार्य मंत्री बना तो मैंने यूथ पार्लियामेंट को बल दिया और कई स्तर पर युवाओं को डिबेट डिस्कशन, वो भी ऐसा नहीं कि कोई फ्रीवलेस टॉपिक उठा के नहीं, अहम मुद्दे को, बहुत ही गंभीर मुद्दे जो देश का है और जो अलाइव है आज के दिन में, जो चर्चित विषय है, उसको लेकर के उनको हमने डिबेट लगाया और वो भी बिल्कुल नियम के तहत। स्पीकर, अपोजिशन, रूलिंग, फाइनेंस मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, पूरा प्रधानमंत्री कहाँ बैठना, वो भी जैसे पार्लियामेंट में होते हैं, व्यवस्थित तरीके से इसको हर जगह तय करके फिर अल्टीमेटली राष्ट्रीय स्तर पर उसका कंपटीशन होता है। फाइनल में मैं खुद भी मौजूद था और इनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो संसदीय कामकाज और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री दोनों में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए डिजिटाइजेशन तो एक तरीका हो गया कि इस तरह से आप ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्या कदम लिए गए हैं ताकि इन दोनों मिनिस्ट्रीज की कामकाज में जो है वो स्ट्रीमलाइन हो और एफिशिएंसी बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी तो आज का युग में हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, उसी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेस का जो उपलब्धि है उसका हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मशीन अपना काम तो करेंगे, लेकिन डिसिप्लिन और आपका कमिटमेंट, इसमें कमी नहीं होना चाहिए। तो मैं तो बहुत कमिटेड आदमी हूँ। हमारे काम करने का जो तरीका है उसमें कोई हम ढील नहीं होते हैं। हमारे जो टीम है, दोनों मिनिस्ट्री में भी टीम बहुत अच्छे टीम है और मैंने ये सोचा है कि हमारे कार्यकाल में हम ऐसा चीज दिखाना है कि ये दूसरे के लिए मापदंड बने, औरों के लिए, कि हम जैसे काम करते हैं उसका रिजल्ट ओरिएंटेड जितना भी हमने काम किए हैं उसको लोग देख करके सराहना करना है, उसको एक मॉडल मानना है, इसको एक पैमाना मानना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो फिर आप स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पाएंगे। और अब हम क्वांटिटी से आगे निकल चुके हैं। क्वांटिटी तो जैसे मैंने आपको बताया हम प्राप्त कर चुके हैं, क्वालिटी के दिशा में जाना है। अब हमने रास्ता बनाना था, बना लिया, लेकिन रास्ता वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। हमारा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है मगर करप्शन नहीं होना चाहिए जी। तो अब हम क्वांटिटी के दौर से कहीं आगे निकल गए हैं और क्वालिटी रिजल्ट हमारे लिए बहुत अहम रखता है, इसलिए उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एंड ऑन दैट नोट मंत्री जी, आप आकाशवाणी में आए और आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थीं अनुभा रोहत की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।